नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं चंद्रवर्धन और पीसीएस एडुकेयर में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम लोग आज के वीडियो में पार्ट 2 देखने वाले हैं। हम लोग जनवरी से मई 2021 का बिहार करंट अफेयर्स देख रहे थे। इसमें यह हमारा पार्ट 2 होगा। पार्ट 1 हम लोग देख चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने 20 पॉइंट्स को डील किया था और वो पार्ट आप लोग जरूर से जरूर देख लीजिए। बहुत ही अच्छे अच्छे करंट अफेयर्स हैं जो कि निश्चित रूप से पूछे जाने की संभावना है बिहार पीसीएस में, या फिर आपका जो होने वाला है सीडीपीओ का एग्जाम, उसमें भी पूछा जा सकता है। बिहार एसआई वगैरह का जो एग्जाम होने वाला है उसमें भी पूछा जा सकता है। बिहार बीएड का एग्जाम होने वाला है उसमें भी पूछा जा सकता है। तो वह सब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिहार के हर एग्जाम में ये सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा इसमें बहुत सारे नेशनल अफेयर्स भी शामिल हैं जो कि आपके काम आएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो बिना देरी किए हुए। लेकिन उससे पहले यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। इसके अलावा यदि चैनल पर पहले से सदस्य हैं तो लाइक कर दीजिए, कमेंट करते रहिए और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है। जितने ज्यादा व्यूज आते हैं उतना ज्यादा इच्छा होता है कि और नए नए वीडियोज हम बनाते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो पहला पॉइंट है हमारा, क्लाइमेट रेजिलियंस एंड लो कार्बन डेवलपमेंट रणनीति बनाने हेतु बिहार सरकार ने किसके साथ समझौता किया है। क्लाइमेट रेजिलियंस का क्या मतलब होता है? जलवायु परिवर्तन आज के डेट में बहुत बड़ी समस्या है, तो उससे निपटा जा सके। और दूसरा कि लो कार्बन डेवलपमेंट, मतलब जो कार्बन का जो उत्सर्जन होता है वो बहुत ही कम हो। तो ऐसी रणनीति बनाने के लिए बिहार सरकार ने किसके साथ समझौता किया है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के साथ, यानी कि यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसको कि शॉर्ट में यूएनडीपी कहा जाता है। इसके साथ बिहार सरकार ने समझौता किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड कोई भी पॉइंट्स आज के डेट में आते हैं तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ है। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम का जो हेडक्वार्टर है वह है नैरोबी में, जो कि केन्या की राजधानी है। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरूर से जरूर याद रखिएगा। इंटरनेशनल अफेयर्स में यह पूछा जा सकता है, ठीक है। वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, यह भी जो है आपका विश्व मौसम संगठन कहलाता है। इसका मुख्यालय है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में, और यह भी मौसम के क्षेत्र में काम करता है, मौसम की भविष्यवाणी इत्यादि करता है, ठीक है। तो यह भी याद रखिएगा। वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, विश्व मौसम संगठन, मुख्यालय कहाँ? जेनेवा में, स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट है आपका ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट। ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट भी जो है वह मौसम के क्षेत्र में काम करने वाली संस्था है, जिसका मुख्यालय सियोल में है, जो कि दक्षिण कोरिया की राजधानी है। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है, यह भी याद रखिएगा, ठीक है। और इसके अलावा यह जो आपका ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट है, इसका मुख्यालय सियोल में है, यह भी याद रखने लायक पॉइंट है। एक और ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों, जिसका नाम है ग्लोबल अलायंस ऑन हेल्थ एंड पॉल्यूशन, ठीक है। तो नाम से ही आप समझ सकते हैं कि स्वास्थ्य और प्रदूषण के क्षेत्र में यह काम करने वाली संस्था है, और इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में, जो कि है अमेरिका में, ठीक है। तो उपरोक्त जितने भी संगठन मैंने बताए, 4 संगठनों के बारे में बताया, ये सभी संगठन जो है वो जलवायु और मौसम के संबंध में कार्य करते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आपसे मेंस में भी जलवायु और मौसम के संबंध में कोई क्वेश्चन पूछा जाता है और वैश्विक प्रयासों के बारे में पूछा जाता है तो इन चारों संगठनों का नाम आप ले सकते हैं, और साथ में बिहार को जोड़ते हुए आप आसानी से उत्तर लिख सकते हैं, जो कि आपका उत्तर बहुत ही सुंदर हो जाएगा, आकर्षक हो जाएगा और नंबर आपको ज्यादा मिल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं कि बिहार सरकार ने 60 सरकारी आईटीआई यानी कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स को अपग्रेड करके उन्हें सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में बदलने के लिए किस कंपनी के साथ संयुक्त रूप से
2188 करोड़ मतलब 2188 करोड़ रुपए खर्च करने का अनुबंध किया है। ठीक है, यह भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंककि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अभी हमारा देश जो है वह आगे बढ़ रहा है आत्मनिर्भर भारत के कारण, मेक इन इंडिया के कारण। तो इसमें आईटीआई का महत्व बहुत ज्यादा हो जाता है। वैसे भी बेरोजगारी की समस्या पिछले कुछ सालों में काफी ज्यादा बढ़ी है, तो उसमें आईटीआई का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है, इससे लोग आत्मनिर्भर होते हैं। तो आईटीआई को अपग्रेड करके सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में बदलने के लिए बिहार सरकार ने 2188 करोड़ रुपए खर्च करने के लिए अनुबंध किया है। किसके साथ? टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ। टाटा टेक्नोलॉजी जो है इसमें 88% खर्च करेगी और बिहार गवर्नमेंट जो है वो शेष 12% खर्च करेगी, जिससे आईटीआई को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में बदला जाएगा। अब यहां पर एक सवाल यह बहुत बार बनता है कि टाटा जो कंपनी है उसके चेयरमैन कौन है या फिर टाटा टेक्नोलॉजीज के चेयरमैन कौन है। तो अक्सर छात्र जो है वो रतन टाटा के बारे में, चूंकि वही ज्यादा फेमस है तो उन्हीं का नाम लेते हैं, लेकिन अभी जो आपके टाटा टेक्नोलॉजीज के चेयरमैन है वह है एन चंद्रशेखरन जो कि साउथ के हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, याद जरूर रखना चाहिए क्योंकि रतन टाटा भी बराबर चर्चा में रहते हैं, टाटा भी बराबर चर्चा में रहती है और कोविड के दौरान जो है उन्होंने बहुत मदद की है टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है अपना पटना नगर निगम के ब्रांड एम्बेसडर। पटना नगर निगम के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन चुने गए हैं? तो ये है अभिनेता संजय मिश्रा। इनको आप लोग बहुत सारी वेब सीरीज में, मूवीज में देख चुके हैं। गोलमाल सीरीज में इनका बहुत ही बेहतरीन रोल था जिसमें उनका डायलॉग था ढूंढो जस्ट चिल याद होगा आपको, ढूंढो जस्ट चिल वाला डायलॉग बेजोर तरीके से ये बोलते हैं संजय मिश्रा और बहुत ही मंझे हुए कलाकार हैं। तो संजय मिश्रा जी को पटना नगर निगम ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। किसके लिए? तो 2021 के स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए। याद रखिएगा, संजय मिश्रा जी जो हैं वो पटना के राजेंद्र नगर में रहते हैं अपने परिवार के साथ और बहुत ही अच्छे एक्टर हैं। अनेकों फिल्मों में आपने इनको देखा होगा। ठीक है, जिस प्रकार से मनोज बाजपेयी जी ने परचम लहराया है बिहार का, पंकज त्रिपाठी जी ने परचम लहराया है बिहार का, उसी प्रकार से संजय मिश्रा जी भी हैं। और भी बहुत सारे बिहार के कलाकार हैं जिनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। 2 साल हुए हैं जब 1 साल हुआ है जब सुशांत सिंह राजपूत की दुखद मृत्यु हुई और या फिर हत्या हुई, जो भी हुआ अभी तो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तो उनके बारे में भी याद जरूर रखिएगा। बहुत ही मंझे हुए कलाकार थे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बिहार में 9 राजमार्ग परियोजनाओं तथा हर घर फाइबर योजना लॉन्च। यहां पर घर नहीं होना चाहिए, यहां पर हर होना चाहिए। हर घर फाइबर योजना लॉन्च की जा रही है। ठीक है, तो 9 राजमार्ग परियोजनाएं तथा हर घर फाइबर योजना की लॉन्चिंग की गई है सितंबर में। 21 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसकी लॉन्चिंग की गई बिहार चुनाव से पहले। राजमार्ग परियोजनाएं कौन कौन सी हैं वो हम लोग याद रखना जरूरी नहीं है, लेकिन याद रखना ये जरूरी है कि टोटल लंबाई कितनी है इन राजमार्ग परियोजनाओं की। तो 350 किलोमीटर इसके तहत सड़क निर्माण किया जाएगा और इसकी लागत जो आएगी वो 14,250 करोड़ रुपए होगी। यह भी याद रखने लायक है। इसके अलावा यह जो सड़कें हैं, ये जो राजमार्ग होंगे वो बिहार, झारखंड तथा उत्तर प्रदेश में सड़क संपर्क स्थापित करेंगे, तो यह जरूर याद रखिएगा। इसके अलावा बिहार में ऑप्टिकल फाइबर सेवा की बात करें तो हर घर फाइबर योजना के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय केंद्र सरकार के द्वारा इसे लॉन्च किया जा रहा है, जिसके तहत 45,945 गांवों को जोड़ा जाएगा। अब बीपीएससी क्या करती है, एग्जैक्ट आंकड़ा पूछ लेती है, इसलिए आपको यह आंकड़ा याद रखना चाहिए। 45,945 गांवों को इसके तहत ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा, हर एक पंचायत को। और यहां पर तो पंचायत को ही नहीं, घर घर को जोड़ने की योजना है। ठीक है, और यह जो आपका एक अम्ब्रेला प्रोग्राम है आपका भारत नेट, ठीक है, भारत नेट नाम का एक अम्ब्रेला प्रोग्राम है जिसके तहत ये सारा काम किया जा रहा है। डिजिटल कनेक्टिविटी से जोड़ा जा रहा है सभी पंचायतों को। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। आपका नेक्स्ट पॉइंट है इंस्पायर अवार्ड। इंस्पायर अवार्ड मानक योजना में बिहार जो है वह देश भर में दूसरे स्थान पर आया है, तो बहुत ही गर्व की भी बात है और बहुत ही महत्वपूर्ण समाचार भी बनता है। इसमें प्रथम स्थान पर राजस्थान है, यह भी याद रखने वाला पॉइंट है। तो नेशनल अफेयर्स में आप याद रख सकते हैं कि प्रथम स्थान पर कौन आया है, राजस्थान आया है, और दूसरे स्थान पर जो है हमारा अपना बिहार आया है। ठीक है,
तो इसमें आप ये भी देख सकते हैं, ये भी याद रखते हैं कि नवाचार के मामले में यानी कि इनोवेशन के मामले में बिहार का जो वैशाली जिला है वह प्रथम स्थान पर रहा है। तो मेरे लिए तो खैर बहुत गर्व की बात है क्योंकि मैं वैशाली से हूं और सभी बिहारियों के लिए गर्व की बात है कि वैशाली जिला जो है वह अव्वल आया है नवाचार के मामले में यानी कि इनोवेशन के मामले में। आगे देख लेते हैं, भारत सरकार के विज्ञान एवं तकनीकी मंत्रालय की यह योजना है जिसके तहत युवा वैज्ञानिकों की खोज की जाती है। तो याद रखिएगा, इंस्पायर अवार्ड किससे संबंधित है? विज्ञान एवं तकनीकी मंत्रालय भारत सरकार से संबंधित है। इसके अलावा इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य यदि हम लोग देखें तो विद्यार्थियों में सृजनशीलता एवं रचनात्मक दृष्टिकोण को प्रोत्साहन देना इसका उद्देश्य है। और इसके लिए क्या किया जाता है? तो विद्यार्थियों में नवाचार को प्रोत्साहन दिया जाता है और उन्हें राष्ट्रीय मंच उपलब्ध कराया जाता है। जैसे विभिन्न IITs हैं उनमें इनका सेमिनार वगैरह आयोजित किया जाता है, राष्ट्रीय स्तर पर सेमिनार वगैरह आयोजित करके, और जो भी छात्रों का जो भी आपका इनोवेटिव आइडिया होता है उसको मंच प्रदान किया जाता है, उनको एक्सप्लेन करने कहा जाता है। इससे छात्रों में जो है ना एक प्रकार की ललक बढ़ती है कि हम अगर इतना अच्छा कर चुके हैं तो इतना बड़ा मंच हमें मिल रहा है तो और भी ज्यादा अच्छा करें। ठीक है, अब इसमें यह याद रखने की जरूरत है कि कक्षा 6 से लेकर 10 तक स्टैंडर्ड 6 to 10 जो है उसी के बच्चे इसमें शामिल होते हैं। तो बहुत ही बेहतरीन योजना है और यह जो पॉइंट है कि 6 से 10 तक के बच्चे शामिल होते हैं यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट है हमारा भारतवंशी यानी कि भारतीय मूल के राम कलावन जी जो हैं वो सेशेल्स के राष्ट्रपति निर्वाचित किए गए हैं और ये जो है बिहार के हैं। कहाँ? इनका पूरा नाम जो है वो है वैवेल राम कलावन, याद रखिएगा। और इनके पूर्वज जो है वो गोपालगंज जिला बिहार के बरौली प्रखंड के परसौनी गांव में रहा करते थे। तो इतना कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, बस बिहार के हैं तो इनका नाम याद रखिएगा और सेशेल्स के राष्ट्रपति निर्वाचित किए गए हैं यह याद रखिएगा। और सेशेल्स के बारे में भी जानना जरूरी है यहाँ पर क्योंकि सेशेल्स महत्वपूर्ण बन जाता है। तो सेशेल्स जो है वह हिंद महासागर में स्थित एक द्वीपीय समूह है, मतलब कि बहुत सारे द्वीपों का समूह है। कितने द्वीप हैं इसमें? तो 115 द्वीप हैं। यहाँ की मुद्रा क्या है? तो रुपी है, सेशेल्स रुपी है। और राजधानी क्या है? तो विक्टोरिया है। ठीक है, कोई भी प्लेस जो होता है, कोई भी जगह जो आपका चर्चा में होता है, इंटरनेशनल हो नेशनल हो, तो उसको मैप पर जरूर देखना चाहिए और उसकी राजधानी, मुद्रा इत्यादि के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी जरूर रख लेना चाहिए। क्योंकि जो भी आप देखते हैं कि एग्जाम्स में राजधानी वगैरह पूछा जाता है, मुद्रा वगैरह पूछा जाता है, वो उन्हीं जगहों से पूछा जाता है जो बराबर चर्चा में रहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये तरीका होता है करंट अफेयर्स पढ़ने का। आगे देखते हैं, बिहार में कोसी रेल महासेतु समेत 12 परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है। यह भी चुनाव से पहले, तो 18 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इन 12 परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, जिसमें कोसी रेल महासेतु भी शामिल है। अब परियोजनाओं के बारे में देख लेते हैं, तो इसमें किउल नदी पर रेल ब्रिज जो है, रेल सेतु जो है वो है। इसके अलावा 2 नई रेल लाइनें हैं, 5 विद्युतीकरण परियोजनाएं हैं, 1 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव शेड है जो कि रेलवे के लिए है। और इसके अलावा बाढ़ और बख्तियारपुर में 2 लाइन पहले से थी बिजली की, अब तीसरी लाइन भी शुरू कर दी गई है। तो ये सारी परियोजनाएं हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। 2003-04 में सरायगढ़ से निर्मली के बीच कोसी नदी पर रेल महासेतु का शिलान्यास तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था। तो शिलान्यास किन्होंने किया? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया, और जो उद्घाटन है वह नरेंद्र मोदी जी ने किया। दोनों ही आपके भाजपा सरकार में हुए। लंबाई इसकी देख लेते हैं, तो 1.9 किलोमीटर इसकी लंबाई है। यह VVI क्वेश्चन बनता है, याद रखिएगा जरूर। और लागत जो है वो 500 करोड़ रुपए से अधिक है, 516 करोड़ रुपए विभिन्न किताबों में मुझे मिला, तो 516 करोड़ रुपए याद रखिएगा। ये याद रखिए या ना रखिए, लेकिन लंबाई जरूर याद रखिएगा कि 1.9 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अब देख लेते हैं कोसी रेल महासेतु का महत्व क्या है। तो 298 किलोमीटर की दूरी जहां तय करनी पड़ती थी मधुबनी और सुपौल के बीच, वो अब सिमट करके 22 किलोमीटर की मात्र रह जाएगी। तो मतलब लगभग जो 300 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती थी तो अब 22 किलोमीटर में हो जाएगी। तो इससे वक्त भी बचेगा, आपका पेट्रोल का खर्चा भी बचेगा, ठीक है, और आपकी परेशानियां भी
कम होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर सुपौल, अररिया और सहरसा के लोगों को काफी लाभ मिलने वाला है। इसके अलावा मिथिला जो आपका क्षेत्र है, मिथिला क्षेत्र, उसका संपर्क उत्तर पूर्व के राज्यों से सीधा संपर्क हो जाएगा। उत्तर पूर्व के राज्यों का मतलब नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं, जैसे सेवन सिस्टर्स हैं, आपके बिहार के उत्तर पूर्व में आपका ये भी आता है, बंगाल भी आता है। ठीक है, तो इन सब राज्यों से मिथिला का सीधा संपर्क हो जाएगा। ठीक है, और ये भी तथ्य याद रखिएगा कि यह सेतु जो है वो मधुबनी और सुपौल जिलों को आपस में जोड़ती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा संजीवनी ऐप के बारे में। संजीवनी ऐप बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। इस वीडियो में मैं आपको 4 एप्लीकेशंस और पोर्टल्स के बारे में बताने वाला हूं। ये चारों में से कोई एक निश्चित रूप से पूछेगा, तो याद रखिएगा। ठीक है, तो संजीवनी ऐप जो है वह बिहार सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है और यह कोरोना काल में कोरोना से बचाव से संबंधित समस्त सुविधाएं उपलब्ध कराता है। जैसे नजदीकी जांच केंद्र के बारे में बताता है, आपको लोकेशन बताता है। इसके अलावा कोविड सेंटर कोई नजदीकी है उसके बारे में बताता है। इसके अलावा आइसोलेशन वार्ड में बेड उपलब्ध है या नहीं है ये बताता है। नियंत्रण कक्ष का संपर्क सूत्र देता है, यानी कि जो कंट्रोल सेंटर है, कोविड कंट्रोल सेंटर, उसका नंबर, मेल आईडी वगैरह जो है वो आपको मिलेगा। इसके अलावा कोरोना के से बचाव के संबंध में सभी जानकारियां दी जाएगी इस ऐप के माध्यम से, और आप जो है ऑनलाइन सुझाव भी ले सकते हैं। अपनी स्थिति बता करके डॉक्टरों को या फिर जो भी वहां उपलब्ध होंगे उनको बता करके अपनी शिकायत दे सकते हैं या फिर सुझाव भी दे सकते, सुझाव उनसे ले सकते हैं कि आखिर ये कंडीशन है तो हम क्या करें। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो संजीवनी ऐप याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट है आपका दरभंगा में एक नए एम्स की स्थापना को स्वीकृति दी गई है। तो याद रखिएगा कि बिहार में कौन से नए एम्स के स्थापना को स्वीकृति दी गई है, तो वह है दरभंगा में। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दरभंगा में ही हाल ही में जनवरी में ही एक एयरपोर्ट भी शुरू किया गया है, तो यह भी न्यूज में है, याद रखिएगा। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत इस एम्स को मंजूरी दी गई है, यह भी याद रखिएगा। प्रधानमंत्री सड़क सुरक्षा स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, और जब हम योजनाओं के बारे में पढ़ेंगे, सरकारी योजनाओं के बारे में, तब इस योजना के बारे में भी, स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के बारे में भी जरूर से जरूर पढ़ेंगे। ठीक है, तो वो अलग से वीडियो आएगा। लेकिन इससे पहले जितने भी वीडियोज हैं हमारे बिहार स्पेशल प्लेलिस्ट में, बिहार स्पेशल का जीएस का भी अलग से प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पर, आपके अपने चैनल पर। और इसके अलावा बीपीएससी की प्रिपरेशन कैसे करें उसका भी एक अलग से प्लेलिस्ट मैंने बनाया हुआ है। उसमें लगभग 8-10 वीडियोज हैं, वो जरूर से जरूर देख लीजिए। और इसका पार्ट 1 जो है आपका, वो भी जरूर से जरूर देख लीजिएगा। जनवरी से मई करंट अफेयर्स पार्ट 1। ठीक है, अब ये जो दरभंगा एम्स है इसके लिए एक निदेशक का पद भी स्वीकृत किया गया है। ठीक है, तो यह कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन दरभंगा में एम्स खोल रहा है ये जरूर याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, बिहार सरकार के द्वारा आशा कर्मियों को नियमित भुगतान करने के लिए अश्विन पोर्टल लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो यह याद रखिएगा। अश्विन पोर्टल किससे संबंधित है, तो आशा कर्मियों को नियमित भुगतान करने से संबंधित है। ठीक है, इसके अलावा और भी जो 2 ऐप हैं जिनके बारे में बता रहा था, तो वो है गर्भवती महिलाओं को सुविधा देने हेतु वंडर ऐप। ठीक है, गर्भवती महिलाओं को कोई भी शिकायत होती है, कोई भी जानकारी चाहिए, सुविधा चाहिए, तो उसके लिए वंडर एप्लीकेशन बिहार सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। और इसके अलावा टेलीमेडिसिन सुविधा के लिए ई संजीवनी ऐप भी लॉन्च किया गया है। टेलीमेडिसिन का मतलब होता है कि ऑनलाइन, दूर बैठे बैठे ऑनलाइन जो है आप डॉक्टरों से संपर्क कर सकते हैं, उनको अपनी शिकायत बता सकते हैं, अपनी परेशानी बता सकते हैं, और वो ऑनलाइन जो है आपको डिजिटल माध्यम से दवाई वगैरह जो है वो बताएंगे और बाकी इलाज करेंगे आपका। ठीक है, तो टेलीमेडिसिन सुविधा के लिए ई संजीवनी ऐप भी लॉन्च किया गया है। तो याद रखिएगा, पहला आपका संजीवनी ऐप था, दूसरा आपका अश्विन पोर्टल है, तीसरा आपका वंडर ऐप है, और चौथा है संजीवनी। इनमें से एक क्वेश्चन निश्चित रूप से बिहार बीपीएससी में पूछने वाला है, तो याद चारों जरूर रखिएगा। ठीक है, आइए अब देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, बिहार के राजगीर में, राजगीर जो कि नालंदा जिला में है, बहुत ही ज्यादा फेमस है। आप जानते ही हैं कि हर्यंक वंश की जो राजधानी होती थी, पुरानी राजधानी, वो राजगीर ही होती थी, जिसको उस समय राजगृह कहा जाता था। तो ऐतिहासिक जो है आपका स्थल है ये राजगीर।
तो बिहार के राजगीर में अंतरराष्ट्रीय स्तर का खेल विश्वविद्यालय और स्टेडियम बनाया जाना है। ठीक है, नालंदा जिला में यह स्थित है, यह तो आपको पता ही होगा। नालंदा जिला का संबंध जो है किससे है, तो हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से है। चचा जान हमारे नालंदा जिला के ही रहने वाले हैं। तो राजगीर में अंतरराष्ट्रीय स्तर का खेल विश्वविद्यालय और स्टेडियम बनाया जाएगा, जिससे बिहार के जितने भी खिलाड़ी हैं उनको बहुत ही ज्यादा लाभ होने वाला है। और इसके अलावा आपका ये भी याद रखिएगा कि बोकारो झारखंड में भी बोकारो में एक स्टेडियम बनाया जा रहा है, जो कि अंतरराष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम है। और ये भी याद रखिएगा कि पटियाला पंजाब में महाराजा भूपेंद्र सिंह के नाम से खेल विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है। तो नए खेल विश्वविद्यालय बिहार में राजगीर में बनाया जा रहा है और राजा भूपेंद्र सिंह खेल विश्वविद्यालय पटियाला पंजाब में बनाया जा रहा है। इसके अलावा स्टेडियम जो है वो भी राजगीर में बनाया जा रहा है और बोकारो झारखंड में बनाया जा रहा है। अब यहाँ पर एक बात और बता दूं जो कि आपको से पूछा जा सकता है कि इस साल 2021 में टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप का आयोजन जो है वो भारत में किया जा रहा है और इसका फाइनल जो है वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला जाएगा। ठीक है, यदि सब कुछ ठीक रहता है, कोरोना की स्थिति तीसरी लहर नहीं आती है, तो यह जो है आपका सितंबर अक्टूबर में होने की संभावना है और नरेंद्र मोदी स्टेडियम में यह खेला जाएगा। अब यहाँ पे ये भी याद रखिएगा कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम का पुराना नाम जो था वह मोटेरा स्टेडियम था और हाल ही में इसका नाम चेंज करके नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया, जिस पर काफी कंट्रोवर्सी भी हुई थी। तो यहां पर यह भी मैं बता दूं कि जो परिसर है, मोटेरा का जो परिसर है, उसका नाम अभी भी सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर है, वो टोटल जो परिसर है। और उसके अंतर्गत एक क्रिकेट स्टेडियम है जिसका नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा गया है। ठीक है, तो ये सब फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए। बहुत सारे फेक न्यूज होते हैं जिन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, बिहार के किस परंपरागत खिलौने का प्रदर्शन इंडिया टॉय फेयर में किया गया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है, मैंने तो नाम नहीं सुना था। यह जो है आपका चंपारण यानी कि पश्चिमी चंपारण का यह एक खिलौना है जिसको कहते हैं कन्या पुत्री खिलौना। इसको कन्या पुत्री खिलौना या फिर कन्या पुतली खिलौना भी कहा जा सकता है। इसमें क्या होता है, भाई बहन का जोड़ा होता है जिसकी पुतली बनाई जाती है। ठीक है, और ऐसी मान्यता है कि इसमें बहन जो है वो उस खिलौने को जाकर के नदी या फिर कुएं में फेंक आती है और भाई जो है फिर उसको उठा करके घर में ले आता है। ऐसी परंपरा है चंपारण में। ठीक है, तो याद रखिएगा कन्या पुत्री खिलौना का प्रदर्शन जो है वो इंडिया टॉय फेयर में किया गया, जो इसी वर्ष आयोजित हुआ था। और इसके बारे में नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात में चर्चा भी की थी। तो किसके बारे में, इस खिलौने के बारे में नहीं, इस टॉय फेयर के बारे में चर्चा की थी और उन्होंने चन्ना पटना नामक खिलौने का जिक्र भी किया था अपने मन की बात में। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, चन्ना पटना खिलौना। ठीक है, और पटना यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये मत समझिएगा कि बिहार से है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कंफ्यूजन वाला है, इसलिए बहुत ही ज्यादा ध्यान से पढ़िएगा। तो चन्ना पटना खिलौना जो है वो कर्नाटक का खिलौना है। ठीक है, जिसकी चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में की थी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, ये चन्ना पटना खिलौना। नेक्स्ट है आपका, इसी में एक और फैक्ट बता दूं कि सिक्की ग्रास क्राफ्ट जो है वह भी बिहार का एक कह सकते हैं कि हस्तशिल्प है, जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस है विश्व भर में। ठीक है, विश्व भर में ये विख्यात है। और ये जो सिक्की घास है इसको जीआई टैग भी मिला हुआ है। और सिक्की घास जो है वो सबसे ज्यादा उगाया जाता है मधुबनी में। ठीक है, बिहार के मधुबनी में ये सिक्की घास सबसे ज्यादा उगाया जाता है, जिसको जीआई टैग भी मिला हुआ है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग इसको कहते हैं। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि बिहार में कौन कौन से उत्पाद हैं जिनको जीआई टैग मिला हुआ है। ठीक है, तो उसमें सिक्की घास के बारे में भी देखेंगे हम लोग। और यह जो है आपका सिक्की घास का आपका हैंडीक्राफ्ट बनाया जाता है, हस्तशिल्प बनाया जाता है और पूरे विश्व में यह विख्यात है। ठीक है, तो मधुबनी बिहार, याद रखिएगा सिक्की घास। इसके अलावा बिहार में जो है खिलौने के दो प्रमुख क्लस्टर्स हैं। पहला है आपका सिक्की क्लस्टर, जो कि आपका मधुबनी के क्षेत्र में है, और इसके अलावा है आपका दरभंगा क्लस्टर। ठीक है, तो ये दो क्लस्टर्स हैं, याद रखिएगा। दरभंगा जो है दो कारणों से न्यूज में है। तो पहला जो है आपका एम्स के कारण और दूसरा है एयरपोर्ट के कारण।
तो यह इस तरीके से आप जोड़ जोड़ करके एक दूसरे से लिंक बिठा करके पढ़ते हैं तो करंट अफेयर्स पढ़ने में मजा भी आता है और जानकारी भी आपकी दोगुनी तिगुनी हो जाती है। तो इस तरीके से करंट अफेयर्स आपको पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट है बिहार का 109वां स्थापना दिवस। बिहार की स्थापना जो हुई थी आप 1912 में हुई थी, याद होगा आपको 1912, ये तो निश्चित रूप से याद होना चाहिए। दो डेट्स, दो ईयर आपको याद होने चाहिए, 1912 और एक है 1936। ठीक है, 1912 में क्या हुआ था कि बिहार और उड़ीसा जो था वह बंगाल से अलग हुआ था। ठीक है, बिहार और उड़ीसा जो है वो बंगाल से अलग हुआ था। आपको याद होगा 1905 में लॉर्ड कर्जन के टाइम पे बंगाल का विभाजन हुआ था। ठीक है, जिसको पलट दिया गया था 1911 में। ठीक है, 1911 में पलट दिया गया था। 1911 में ही भारत की जो राजधानी थी वो भी आपका बंगाल से बदल करके दिल्ली कर दी गई थी। ये सब फैक्ट्स हैं जो कि आपको याद होने चाहिए। 1912 में ही बंगाल से बिहार और उड़ीसा को पृथक किया गया था। ठीक है, तो इस कारण से, और यह हुआ था 22 मार्च को, 22 मार्च 1912 को ऐसा हुआ था और इसी दिन हर एक साल हम लोग बिहार दिवस के रूप में मनाते आए हैं। ठीक है, अब 1936 में क्या हुआ था, तो 1936 में जो उड़ीसा है उसको भी बिहार से अलग कर दिया गया था। तो बिहार जो है पूर्ण रूप से स्वतंत्र एक प्रांत बन गया था 1936 में। ठीक है, तो यह सब जो है फैक्ट याद रखने लायक है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। एक और 22 मार्च से याद आ रहा है कि 22 मार्च को ही आपका अंतरराष्ट्रीय जल दिवस भी मनाया जाता है, यानी कि इंटरनेशनल या वर्ल्ड्स वाटर डे भी इसी दिन मनाया जाता है 22 मार्च को। ठीक है, और इस साल 2021 में अंतरराष्ट्रीय जल दिवस की थीम क्या है, तो थीम है वैल्यूइंग वाटर। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना है। ठीक है, अलग अलग दिवसों के बारे में पूछा जाता है बीपीएससी में या फिर अन्य एग्जाम्स में, और खास करके थीम पर ज्यादा फोकस किया जाता है। तो ये जरूर से जरूर याद रखिएगा, वैल्यूइंग वाटर अंतरराष्ट्रीय जल दिवस 2021 की थीम। आगे देख लेते हैं। और ये जो आप आगे देख लेते हैं, यहाँ पर आप इसका थीम भी मैं बताना भूल गया, यहाँ पर लिखा हुआ है जो आपका 109वां बिहार दिवस है इस साल 2021 में जो हुआ है उसका थीम क्या है, तो थीम है जल जीवन हरियाली। ठीक है, यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा इस बार। तो जल जीवन हरियाली इस बार का थीम है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। जल जीवन मिशन भी है आपका भारत सरकार का। नेक्स्ट है इथेनॉल प्रोत्साहन नीति लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन बन गया है, तो अपना बिहार, अपना प्यारा बिहार जो है वो इथेनॉल प्रोत्साहन नीति को लागू करने वाला प्रथम राज्य बन गया है। ठीक है, और यह जो है नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी 2018 के तहत किया गया। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन याद रखिएगा कि केंद्र सरकार के द्वारा नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी कब लागू की गई या फिर कब लॉन्च की गई, तो 2018 में। ठीक है, और इथेनॉल प्रोत्साहन नीति लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन बना है, तो बिहार बना है। ठीक है, अब देख लेते हैं थोड़ा सा इथेनॉल के बारे में। इथेनॉल जो है उसको हम साधारण भाषा में शराब के नाम से भी जानते हैं, जिसका आपका केमिकल फॉर्मूला होता है, रासायनिक सूत्र होता है C2H5OH। यहाँ पर C2H5 जो है वह आपका इथेन का फॉर्मूला होता है। ठीक है, यह होता है आपका इथेन का फॉर्मूला, और इसी में जो आपका OH लगा दिया जाता है, OH जो होता है वह अल्कोहल के लिए यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर C2H5 के साथ जब OH लगा देते हैं तो यह बन जाता है इथेनॉल। इसी को साधारण भाषा में शराब कहते हैं, जो कि जनरली लोग पिया करते हैं, और इसका इस्तेमाल जो है वो ईंधन के रूप में भी किया जा सकता है। इसमें क्या किया जाएगा कि आपका 20% जो है वो इथेनॉल होगा, यहाँ पर उल्टा मैंने लिख दिया है तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा। 80% जो है आपका पेट्रोल होगा और 20% इथेनॉल इसमें मिलाया जाएगा, यह लक्ष्य है। ठीक है, और इसी में आप ये भी याद रखिएगा, बराबर न्यूज में सुनते होंगे कि जहरीली शराब पीने से इतने लोग मर गए यूपी में, बिहार में और आसपास जो उत्तर के क्षेत्र हैं, उत्तर के राज्य हैं, उनमें अधिकतर ऐसा खबर सुनने को मिलता है। तो यहाँ पर जो है आपके ये क्या करते हैं, घर में ही शराब बनाते हैं और शराब जो है इथेनॉल बनने के बदले मीथेनॉल बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मीथेन जो होता है CH3 होता है, मीथेनॉल बन जाता है और यहाँ पर CH3OH ये बना लेते हैं, और यह जो है घातक होता है या जहरीला होता है, जिसकी वजह से
लोग अक्सर मर जाते हैं, ठीक है, मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो याद रखिएगा, जो शराब है उसका फॉर्मूला C2H5OH, और जो जहरीली शराब है वह है मिथेनॉल, जो कि CH3OH। यहाँ पर मिथेनॉल और इथेनॉल में बराबर कंफ्यूजन होता है, तो जरूर से जरूर ध्यान से 3-4 बार पढ़ लीजिएगा, याद हो जाएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं, अब इथेनॉल का उत्पादन कैसे किया जाता है। इथेनॉल का उत्पादन जो है वो मक्का से किया जाता है, जिसको अंग्रेजी में मेज कहते हैं। इसके अलावा मोलेसेस से किया जाता है, यानी कि जो गन्ना के अवशेष होते हैं या फिर जो चुकंदर से होता है उससे भी ये बनाया जाता है, जिसको मोलेसेस अंग्रेजी में कहा जाता है। इससे भी बनाया जाता है। गन्ना को हम लोग चूस लेते हैं और उसका डंठल जो है वो फेंक देते हैं, उसी से आपका बन जाता है इथेनॉल, ठीक है। इसके अलावा रॉटन ग्रेन्स जो होते हैं, जो सड़े हुए अनाज होते हैं, जैसे चावल वगैरह जो होता है, जो कि खा करके अधिकतर लोग फेंक देते हैं, ऐसा करना नहीं चाहिए। खाना जो है वो उतना ही लीजिए जितना आप पूरा खा सके, लेकिन जो भी आप फेंक देते हैं उससे जो है रॉटन राइस से जो है ये बनाया जा सकता है। क्या चीज बनाया जा सकता है, आपका इथेनॉल, ठीक है। तो वेस्ट मटेरियल का बेस्ट यूटिलाइजेशन इसको कहा जा सकता है, ठीक है। और इससे लाभ क्या होगा, तो इथेनॉल जो होता है वो काफी क्लीन फ्यूल होता है, यानी कि इससे प्रदूषण काफी कम फैलता है, इससे धुआं जो है वो बहुत ही कम निकलता है, और इसके अलावा यह कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है। आप जानते हैं कि हम लोग अपने जरूरत का जो है 90% से अधिक पेट्रोल जो है वो या फिर कच्चा तेल जो है वो आयात करते हैं, है ना। तो आयात करने पर हमको बहुत ज्यादा राशि खर्च करनी पड़ती है। जीडीपी का बहुत बड़ा हिस्सा जो है हम लोग कच्चा तेल आयात करने में खर्च कर देते हैं। तो वहां पर यदि 20% आप इथेनॉल मिला देते हैं, वो भी घर में बनाया हुआ, भारत में बनाया हुआ, तो क्या होता है, पेट्रोल का दाम या फिर डीजल का जो दाम होता है वह आपका कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है, सस्ता हो जाता है, ठीक है। और ऐसा प्रयोग भी किया जा चुका है। पिछले बार आपका बीपीएससी में क्वेश्चन भी पूछा था कि कौन सा ऐसा कंपनी है जिसका विमान पहली बार इथेनॉल एटीएफ में इथेनॉल मिला करके और उड़ान भरा था, तो उसमें स्पाइस जेट आंसर था, ठीक है। तो इसलिए इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखिएगा जरूर से जरूर, ठीक है। तो इथेनॉल प्रोत्साहन नीति जो है वह पूछे जाने की संभावना है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, तो 3 साल से भारत, जो यह भी फैक्ट है कि 3 साल से भारत सबसे ज्यादा कच्चा तेल इराक से आयात कर रहा है, ठीक है। इराक से आयात कर रहा है। 3 साल पहले तक जो है हम लोग ईरान से सबसे ज्यादा कच्चा तेल आयात करते थे, लेकिन आप जानते हैं JCPOA यानी कि ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव पॉइंट ऑफ एक्शन से, प्लान ऑफ एक्शन से ईरान जो है वह अलग हो रहा है। अलग होने के बाद अमेरिका जो है उसके साथ ईरान की तनातनी चली, तनाव का माहौल चल रहा था। अमेरिका ने ईरान पर बहुत सारे प्रतिबंध भी लगा दिए, जिसके बारे में बातचीत अभी चल ही रही है। लेकिन अमेरिका ने क्या किया, जो भी ईरान से तेल आयात करते थे या फिर संबंध रखना चाहते थे, उन देशों पर बहुत तरह के प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए थे। तो भारत ने ईरान से अपना संबंध तोड़ा तो नहीं, लेकिन तेल का आयात जो है थोड़ा सा कम जरूर कर दिया है, ठीक है। तो अब हम लोग इराक से सबसे ज्यादा जो तेल है वो आयात करते हैं। तो आईआर वगैरह जो है, हर चीज जो होता है ना एक दूसरे से जुड़ा होता है। बिहार का करंट अफेयर्स ले लीजिए, वो नेशनल से जुड़ा होगा, नेशनल करंट अफेयर्स आपका इंटरनेशनल से जुड़ा होगा। तो इन सब तथ्यों को आपस में जोड़ करके पढ़िएगा, मजा आएगा, ठीक है, करंट अफेयर्स पढ़ने में, और याद भी जल्दी होगा। चलिए एक और फैक्ट आपको बता दूं कि बिहार सरकार की इथेनॉल संवर्धन नीति जो है, इथेनॉल प्रोत्साहन नीति जो है, उसमें किन के लिए छूट दी गई है। तो सामान्य वर्ग के लोग हैं या फिर सामान्यतः जो है कॉमनली 15% की छूट दी गई है। 15% की छूट होगी, कितने रुपए तक, 5 करोड़ रुपए तक, ठीक है। और जो आरक्षित कैटेगरी में आते हैं, जैसे SC ST हो गया, EBC हो गया, महिलाएं हो गई, और एसिड अटैक सर्वाइवर, ऐसी महिलाएं या फिर ऐसे लोग जिनके ऊपर एसिड अटैक किया गया है और वो सरवाइव कर चुके हैं, तो उनके लिए 15.75% तक की छूट होगी, 5.25 करोड़ रुपए तक, 5.25 करोड़ रुपए तक, ठीक है। तो यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद जरूर रखिएगा। ये आंकड़े भी अक्सर बीपीएससी पूछ दिया करता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा दरभंगा आमस ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे। दरभंगा आमस ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसकी घोषणा 2020 में की गई थी, और जो हमारे
बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री हैं मंगल पांडे जी, इन्होंने वादा किया है कि इसका काम जो है वो जल्द ही शुरू हो जाएगा। तो इसके बारे में फैक्ट जान लेते हैं कि यह जो आपका ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे होगा यह 7 जिलों से होकर के गुजरेगा। बिहार के 7 जिले इसमें शामिल होंगे, जिसमें गया है, जहानाबाद है, नालंदा है, पटना है, वैशाली है, समस्तीपुर है और दरभंगा है। ठीक है, तो बहुत ही जरूरी है, याद रखिएगा। क्योंकि पटना है और वैशाली है, इसका मतलब यह जो है पटना से वैशाली को जोड़ेगा, वैशाली समस्तीपुर और दरभंगा को जोड़ेगा, मतलब कि गंगा नदी के ऊपर से यह बनाया जा सकता है। ठीक है, तो खैर इसका डिटेल्ड प्लान तो मुझे नहीं पता है, लेकिन जैसा ये दिख रहा है मुझे, तो पटना से वैशाली को चूंकि जोड़ रहा है, समस्तीपुर और दरभंगा को जोड़ रहा है, इसका मतलब पटना नदी के ऊपर से यह जो है गुजरेगा। और हो सकता है कि इसमें महात्मा गांधी सेतु भी शामिल हो, नया पुल भी जो बन रहा है हो सकता है उसको शामिल किया जाए इसमें। आगे देख लेते हैं लंबाई इसकी टोटल कितनी होगी, तो 212 किलोमीटर होगी। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखने लायक है। ठीक है, 7 जिले याद रखिएगा, इसके अलावा 212 किलोमीटर याद रखिएगा। अनुमानित लागत जो है वह है 7500 करोड़ रुपए, यानी कि 7500 करोड़ रुपए। हो सकता है यह भी पूछ दे, तो यह भी ध्यान में रखिएगा। और बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री कौन है, तो मंगल पांडे हैं। ठीक है, यह भी याद रखिएगा। यहां पर कंफ्यूजन हो जाता है आपको नितिन नवीन से। ठीक है, नितिन नवीन जो है वह आपके बिहार ये परिवहन मंत्री हैं। ठीक है, तो परिवहन मंत्री और पथ निर्माण मंत्री दोनों में अंतर है। ठीक है, मंगल पांडे आपके स्वास्थ्य मंत्री भी है बिहार के, और उन्हीं को अतिरिक्त प्रभार जो है वह आपका पथ निर्माण मंत्रालय का भी दिया गया है। पथ निर्माण मंत्री भी जो है वो मंगल पांडे ही है। ठीक है, तो याद जरूर रखिएगा। और इसी के साथ आज का हमारा पॉइंट समाप्त होता है। ज्यादा वीडियो को लंबा नहीं करना है, इसलिए जो है आपका ज्यादा पॉइंट नहीं लिया हूं, 15 पॉइंट ही लिया हूं। और इसी तरह से हम लोग चलेंगे, डेली 20 मिनट 25 मिनट पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो जरूर से जरूर लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक यह पहुंच सके। इसके अलावा कमेंट्स में अपने सुझाव जरूर देते रहिएगा, अपनी शिकायतें बताते रहिएगा, और साथ ही आप बताते रहिएगा अपनी समस्याएं भी। ठीक है, ताकि हम उसका निवारण कर सकें। ठीक, इसके अलावा यदि चैनल पर नए हैं तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन दबा दीजिएगा। एक घंटी का आकार होगा सब्सक्राइब के बटन के बगल में, उसको जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको सारे वीडियोज का नोटिफिकेशन, जो भी आगे मैं वीडियोज डालूंगा सबका नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे और कोई भी वीडियो देखना आपसे छूटे नहीं। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और ख्याल रखिए अपना। जय हिंद, वंदे मातरम।